पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने इमैनुअल मैक्रोन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज सुने होंगे। कहीं पे आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर वो जॉगिंग करते हुए सुबह सुबह नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो इंडिया आए थे और वो नरेंद्र मोदी से भी मिले। तो इमैनुअल मैक्रो के 3 दिन के विजिट के दौरान 21 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि इंडिया को आगे जाकर बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब फ्रांस और इंडिया के बीच में ये जो दोस्ती है, इस दोस्ती को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, फ्रांस ने तब हमारा साथ दिया था जब पूरी दुनिया ने इंडिया से मुंह मोड़ लिया था। जब 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था और अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने हम पर सैंक्शंस लगा दिए थे, तब फ्रांस अकेला ऐसा वेस्टर्न देश था जिसने हम पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट था उसको भी बनाए रखा था। यहां तक कि इसके विपरीत जाकर फ्रांस ने इंडिया के साथ 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन कर लिया था। और यही नहीं, अभी और भी सुनिए। जब 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से इंडिया को वेवर मिला था, तब भी फ्रांस पहला देश था जिसने हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। और आज वही सेम फ्रेंच कंपनी EDF जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी सा प्रोजेक्ट होगा, तो नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और अब आते हैं उन 21 आउटकम्स के ऊपर जो कि मुंबई समिट से निकल कर आए हैं। इसमें सबसे पहला है कि हमारा जो रिश्ता है, यानी कि फ्रांस के साथ जो रिलेशन है, वो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। रोजाना काम को फास्ट ट्रैक करने के लिए एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग शुरू किया गया है, जो कि होराइजन 2047 रोड मैप की निगरानी करेगा। 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनॉग्रेशन घोषित कर दिया गया है, जिसमें AI हो गया, स्पेस हो गया और क्लीन एनर्जी जैसे टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक्सचेंजेस होंगे। इसके साथ साथ इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क बन गया है, ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स है, हमारे जो MSMEs है, यानी कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो है, तो उनको फ्रांस का जो मार्केट है उसका एक्सेस मिल सके। अब थोड़ा सा डिफेंस की बात कर लेते हैं कि डिफेंस में क्या क्या निकल के आया है। डिफेंस में सबसे बड़ा है टाटा, और जो एयरबस है उनके तरफ से विमिगल हो गया, कर्नाटका हो गया, तो उनमें H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन लगेगी। और ये इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगा जो कि मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा। इस लाइन में अराउंड 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके कारण कि हमारे जो स्किल्ड यूथ होंगे उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से जॉब मिलेगा। और ये जो H125 हेलीकॉप्टर है, इनको आप ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर मत समझिएगा। ये जो हेलीकॉप्टर है, ये दुनिया के पहले ऐसे हेलीकॉप्टर है जो कि माउंट एवरेस्ट पर भी लैंड कर सकते हैं। और अब अगर आगे बढ़े तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, यानी कि जो BEL है, तो वो और सैफरन मिलकर हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का ज्वाइंट वेंचर इंडिया में लगा रहे हैं। अब अगर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को क्लोजली फॉलो कर रहे थे, या फिर अगर आपने हमारा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो वीडियो हमने बनाया था वो देखा था, तो आपको याद होगा कि ये जो हैमर मिसाइल्स है ना, वो कितने कारगर थे हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये जो हैमर मिसाइल्स थे, इन्होंने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसके साथ साथ राफेल ने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था। इन्होंने ये इंश्योर किया था कि पाकिस्तान वालों को भनक तक नहीं लगे और मिसाइल पे मिसाइल दाग कर उनके जितने एयरबेस वगैरह है उनको हम निस्तो नाबूद कर दें। उनके जो रडार है उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई फायरिंग कहां से हो रही है, एक मिसाइल तक वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था उसको अगले 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है, जिसमें कि ज्वाइंट रिसर्च और को प्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ एक रेसिप्रोकल ऑफिसर डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया है, जहां पे कि इंडियन ऑफिसर्स फ्रेंच लैंड फोर्सेस में इम्बेड होंगे और उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ, ताकि जो मिलिट्री नॉलेज है वो और ज्यादा डीप हो सके। इसके साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, EVs हो गए, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। और जो फ्रांस इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर, इनके ऊपर भी डेवलपमेंट हुआ है। अब अगर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर की बात करेंगे तो उसमें भी अच्छे खासे आउटकम्स निकले हैं, जैसे कि हैदराबाद का टी हब और नॉर्ड फ्रांस के बीच में MOU हुआ है, जो कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को यूरोपियन टेक हब से जोड़ देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी के लिए DST और CNRS के बीच में साइंटिफिक कोलैबोरेशन MOU हुआ है। साइबर सिक्योरिटी और सुपर कंप्यूटिंग सोवरेनिटी के लिए एक इंडो फ्रांस सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक बनाया गया है। और इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो एम्स के अंदर बनने वाला इंडो फ्रांस सेंटर फॉर AI हेल्थ। इसके अंदर AI का इस्तेमाल किया जाएगा अर्ली डायग्नोसिस के लिए और जो ड्रग डिस्कवरी, यानी कि अलग अलग जो दवाएं हैं उनकी खोज के लिए। तो अगर हम बड़े लेवल पे देखेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो हर एक बड़े देश के साथ अपनी दोस्ती को अपग्रेड करता जा रहा है। जैसे कि जनवरी 2026 में यूरोपियन यूनियन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030 साइन किया गया। UAE के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें फूड सिक्योरिटी और IMEC एनर्जी कॉरिडोर पर फोकस किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA ट्रेड डील और क्वाड कॉर्पोरेशन के जरिए अपग्रेड हुआ है। फिर इजिप्ट और ग्रीस को 2030 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया गया, जहां ग्रीस इंडिया का गेटवे टू यूरोप बन रहा। लेकिन इन सब कंट्रीज के बीच में हमारे लिए जो फ्रांस है वो सबसे ट्रस्टेड वेस्टर्न लिंक है, और इमैनुअल मैक्रो ने इसे नॉन हेगमोनिक पार्टनरशिप कहा है। और इसका मतलब है कि जो दोस्ती है वो हमारे ऊपर दबाव नहीं डालता है कि हम या तो US को चुने या फिर हम चाइना को चुने, बल्कि ये हमें थर्ड पोल ऑफ स्टेबिलिटी बनाता है। तो ये जो 21 आउटकम्स आए हैं, ये इंश्योर करेंगे कि आगे आने वाले जो 15 से 20 साल है उसमें हमारा जो देश है वो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को और बूस्ट कर पाएगा, और हमारे देश और फ्रांस के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड हो पाएगी। अब देखना ये होगा कि इंडिया फ्रांस के इस डील से क्या अमेरिका के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट होता है।